अब चीज़ ये है कि इसमें जुडिशरी को बड़ा इस सारे किस्से को खंगालना होगा। सुप्रीम कोर्ट का 5 जजेस का बेंच जो है वो कहता है नैब को कि आप अपना हुदैबिया पेपर मिल का केस दोबारा खुलवाएं। वो हुदैबिया पेपर मिल का केस लेके जाते हैं और मोहतरम जज साहब जो हैं वो उसको कहते हैं जी टाइम बार हो चुका, वो निकाल देते हैं। फारिग कर दिया। 3 जजेस थे सर उसमें, 3 जजेस थे। हाँ। उन्होंने निकाल दिया। हालांकि मिसालें मौजूद हैं और इसमें तो कौम के पैसे क्राइम का तो कभी टाइम बाट होता ही नहीं है। इसमें तो कौम का पैसा है। अगर कौम का पैसा है और आप देखते हैं कि इसमें एक क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है, पैसा खाया गया है, तो आपको तो उसमें अगर कोई ट्रेडिशन भी कायम करनी पड़ती है तो आप कर दें कि जी ये कौमी मफाद में हम ये चीज़ करें, लेकिन आपने उसको आए बाएँ करके तो बाहर निकाल दिया। अब वो हुदैबिया पेपर मिल का केस था जो एक्चुअली सारी खेल जो है वो ख़राब वहाँ से हुई। हुदैबिया पेपर मिल जो है वो एक केस है जिसमें कि सारा मामला खुल जाता है। हुदैबिया पेपर मिल एक ऐसी इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी शरीफ फैमिली की जिसको ये कागज़ों में दिखा रहे थे कि ये लॉस में है। उसके ऊपर इन्होंने उसके लिए कर्ज़ा लेना था जो इन्होंने बाहर से फॉरेन एक्सचेंज में लिया। जब आप बाहर किसी जगह से कर्ज़ा लेते हैं तो कर्ज़ा लेने के लिए आपको अपनी जायदादें गिरवी रखनी पड़ती हैं। ये वो एवन फील्ड अपार्टमेंट जो 1993 यानी 1993 में इन्होंने गिरवी रखे, इनकी अपनी मलकियत तो गिरवी रखे, मेरी मलकियत तो नहीं रख सकते थे गिरवी। जब आपकी अपनी ज़ाती चीज़ है तो वो आप गिरवी रखेंगे और उस पर आपको लोन मिलेगा, वो लोन मिल गया। सो पहली चीज़ ये कि ये यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि 2006 में हमने अपार्टमेंट ख़रीदे, सऊदी अरेबिया से पैसा आया, फलां से आए। ये इनके पास 93 में मौजूद थे और वो हुदैबिया पेपर मिल के कागज़ साबित करते हैं कि इन्होंने ये अपार्टमेंट गिरवी रखे और लोन लिया। सो पहला तो ये काम कि ये अपार्टमेंट ख़रीदने के लिए जो पैसा गया वो कहाँ से गया, वो किकबैक्स थी या वो, क्योंकि पाकिस्तान से किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू नहीं गया, बैंक के चैनल इस्तेमाल नहीं हुए। फिर वो जब इन्होंने लोन अदा करना था वापस तो वो इन्होंने नहीं किया। वो सुनने में आता है, मैंने ये सुनी है चीज़, इसका मेरे पास सबूत नहीं, लेकिन सुनने में आता है कि अल राजी बैंक जिन्होंने ये दिया था लोन, उनको उन्होंने कहा कि जी हम आपको यहाँ पाकिस्तान में हज के ठेके दे देते हैं तो आप जितना जी चाहे कमा लें, आपका कर्ज़ा भी पूरा हो जाएगा, ये भी पूरा। उन्होंने कहा कि हम तो ठेकेदार नहीं है, हम तो बैंक हैं, बैंक का पैसा आपने लिया, पैसा वापस करें। तो फिर उन्होंने उनको पैसा भी दिया। अब वो पैसा दोबारा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए गया, वो नहीं सुनी गया, उसका भी बैंकिंग चैनल से नहीं गया। अब वो भी इनको सबूत, वो हुदैबिया पेपर मिल में आता है कि कर्ज़ा कैसे सेटल किया, क्योंकि पेपर मिल के पास अपनी तो आमदन थी नहीं, वो तो नुकसान में आपने दिखाई पाकिस्तान में। बिल्कुल, जब एक मिल आपकी कमाई नहीं रही, वो नुकसान में है, तो वो कर्ज़ा कैसे उतार रही, तो वो पैसा आपने कहीं और दिया। सो इनकी सारी भाग दौड़ ये थी कि हुदैबिया पेपर मिल का केस नहीं खुलना चाहिए। अच्छा, उसमें मज़ीद ये था कि जब इसहाक डार साहब ने अपनी लाहौर जज के सामने मुशर्रफ के दौर में अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई, वो वॉलंटरी थी। आर्टिकल 16 के तहत स्टेटमेंट आप देते हैं जिसमें कि मजिस्ट्रेट स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है और उसमें रियासती आदमी कोई सामने नहीं होता, सबको निकाल दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि तुम जो स्टेटमेंट दे रहे हो ये अपनी फ्री विल से दोगे, अपनी खुशी से जो कहना चाहते हो वो कहोगे, और ये ज़हन में रखो कि ये तुम्हारे भी ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती है। कल तुम उस वक्त पछताओ तो फिर वो हाथ से निकल गया होगा, आज ये सोच लो। तो वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैं हल्फिया स्टेटमेंट दे रहा हूँ अपनी फ्री विल से। ये कानून है, वो रद्द नहीं की जा सकती, लेकिन वो भी इनके जो ख़रीद व फ़रोख्त का इनका तरीक़ाकार है उसके तहत वो भी रद्द हो गई। अब उस स्टेटमेंट को मैंने देखा हुआ है, उस स्टेटमेंट में चेक्स के नंबर तक इतनी इन्फॉर्मेशन है कि पैसा कहाँ से कहाँ गया, वो सारा कौन से लोग थे, उनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट से जाली अकाउंट खोले गए बाहर के लोगों के, बिल्कुल उनके अकाउंट्स में किस तरह पैसा लेके गए, वहाँ से इधर ट्रांसफ़र कैसे हुआ। वो वहाँ की काजी फैमिली ने कंप्लेन की कि हमारे नाम पे अकाउंट बनाए। ये सारा नेटवर्क मौजूद है, ये कौम भी जानती है, ये सारा हमने पढ़ा है, ये सारा हमारे जर्नलिस्ट को पता है। लेकिन इसके बावजूद अगर जर्नलिस्ट जो हैं वो बजाय इसके कि अपने सिस्टम को स्ट्रेंथन करें और चोरों के बच निकलने के रास्ते बंद कराएं,
वो उनके बच निकलने के रास्ते बताते हैं और उनको बच निकलने के रास्तों के ऊपर एक बहुत बड़ा तामीर कर देते हैं किला उनके दिफा के लिए। सर ये केस खुलेगा दोबारा हुदैबिया पेपर मिल, आप समझते हैं इसको खुलना चाहिए और ये कितना ज़रूरी है? अल्लाह करे ये खुलना चाहिए, क्योंकि मुल्क का पैसा अगर आपने लाना है तो ये केस खुलना चाहिए। इसके बगैर तो आप अंधेरे में मार रहे हैं टांग। तो ये बुनियाद है, ये गेम थी। अब इसमें एक तरफ एक जज साहब ने या वो एक बेंच ने ये केस गोल कर दिया, हुदैबिया पेपर मिल का हमें बर्बाद करके रख दिया, हमारा पैसा कौम का जो खाया गया था वो गया। और दूसरी तरफ ये जज साहब हैं कि इन्होंने ट्रायल किया तो JIT जैसी चीज़ जो 2 महीने में दुनिया कानों को हाथ लगाती थी कि इतनी इन्फॉर्मेशन इन्होंने इतनी ज़बरदस्त निकाल के कैसे रख दी, 10 वॉल्यूम। अच्छा, लेकिन जज साहब ने और नैब की कमज़ोर प्रोसिक्यूशन ने इस केस को बर्बाद कर दिया। अब जब मुझे जो अंदाज़ा है वो यही है कि जज साहब ने पैसे लिए लेकिन वो 100% डिलीवर नहीं कर सके। उन्होंने तकरीबन यूँ कह लीजिए कि 60% डिलीवर किया। एक में बरी कर दिया, दूसरे में उन्होंने कमज़ोर जजमेंट दी। आपने सुना ही होगा, क्योंकि उस पर कमज़ोर जजमेंट क्या है तो लोग बड़ा इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। बिल्कुल, वो खेल का रुख बदल दिया। उसमें ये डाल दिया कि कोई एविडेंस नहीं दिया नैब ने कि इन्होंने कोई यहाँ करप्शन की थी या यहाँ से पैसा खाया था। भाई ये नैब ने देनी ही नहीं थी, ये तो किस्सा ही नहीं था, ये तो ऑन द रिकॉर्ड थी। अब सारी चीज़ें आ गई हुई थी, JIT ने एक चीज़ कर दी थी। ये तो था ही नहीं किस्सा। किस्सा तो था कि मियाँ साहब ने अपनी मनी ट्रेल देनी है, उन्होंने बताना है कि ये मैंने पैसा यहाँ कमाया, यहाँ से लेके ये गए। उन्होंने कंफ्यूज किया सुप्रीम कोर्ट को भी, जाली डॉक्यूमेंट्स दे के, कतरी खत और ये एक जाली एफिडेविट दे के। वो चीज़ें थी जिनके ऊपर बात होनी थी, वो जज ने की नहीं। तो मैं समझता हूँ ये मुल्क इंतहाई बदकिस्मत है कि यहाँ पे हर शख्स ख़रीदा जा सकता है। और इससे भी बड़ी बदकिस्मती कि हमने बजाय करप्शन को रोकने के हमने एक उम्र लगा दी, इस करप्शन को चलने दिया। इसमें जनरल मुशर्रफ भी इस हद तक मुजरम है कि उस शख्स को मैं क्या कहूँ कि एक आदमी ने NRO करके और इस करप्शन के सिलसिले को चलता रखा। उसका कोई जवाब नहीं था कि वो हुकूमत में बैठा रहता अगर उसने NRO करना था। सर आप फौजी होकर इतनी बड़ी बात करते हैं, यहाँ तो ये समझ जाता है कि फौजी तो बात ही नहीं करते मुशर्रफ के बारे में, और फौज तो उसको सपोर्ट करती है। उसको सज़ा मिलनी चाहिए। देखें बात ये है, मुशर्रफ, मैं, आप सब, हम इमटेरियल हैं, हमारा वजूद हो ना हो, एक लम्बे का मोहताज है हमारा वजूद। ये एक मुल्क है जो 20 करोड़ 21 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, ये तो रहना चाहिए ना। अगर ये माली एतबार से आपने इसको ट्रिपल कर दिया, इस हाल में पहुंचा दिया कि ये कायम ना रख सका अपने आप को, या इसकी सॉवरेनिटी कायम ना रह सकी, तो मैं मुशर्रफ को क्या करूं या किसी और को क्या करूंगा? मैं उसका चेहरा देख के खुश हो सकता हूं? मुझे तो हर वो शख्स बुरा लगता है जिसने किसी न किसी शक्ल में इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, वो मुशर्रफ हो या कोई भी और हो। मेरा इससे वास्ता नहीं है। मैं समझता हूँ जरदारी जैसा आदमी इस मुल्क का कभी सदर बन ही नहीं सकता था अगर मुशर्रफ NRO न करता। उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। और ये चीज़ आप देखें कि ये करप्शन चलते चलते आज इस हाल पे है कि आपकी रियासत मजबूर, लाचार मुझे नज़र आती है। आज मुझे आपकी रियासत जो है वो बदहाली का शिकार नज़र आती है। इस रियासत के अंदर कोई ताकत नहीं रही हुई। ताकत किसके पास है? जिसने करप्शन का पैसा कमाया। क्यों कि इक़्तिदार, वो पैसे से इक़्तिदार भी हासिल कर सकता है। हुकूमत आप देख लें, सिंध में हुकूमत, इदारे ख़रीद लो, इंडिविजुअल ख़रीद सकता है, अदारे ख़रीद सकता है, जो जी चाहे कर सकता है। उसके पास पैसा इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी ख़तरे में है। पाकिस्तान किसी काबिल नहीं है कि वो अपना आप अपना दिफा कर सके उनकी क़ुव्वत ख़रीद के सामने। ये वो दुख है जो आज सबसे बड़ा है और सबसे बड़ा ख़तरा यही है। और इसमें जो आपको राग लापते उनके हक़ में, उनके छोटे मोटे मामलात के ऊपर छोटी मोटी जो आ जाती है ना कमज़ोरी आपके ट्रायल में, अच्छा जी ये यूँ हो गया था, वो उसको इतना पहाड़ बना के शुरू हो जाते हैं कि उसकी बचत का रास्ता निकलना चाहिए करप्ट आदमी की। जरदारी साहब के कंटेक्ना के केस, $60 मिलियन उधर पड़ा हुआ था उनका, और सरे महलका के साथ था। आज दोनों चीज़ें चेक कर लीजिए, पैसा उनकी जेब में गया या नहीं।
लेकिन जब सदर थे इम्यूनिटी का बहाना लेते रहे, 2 वज़ीर आज़म जो हैं वज़ीर आज़म उनको गुनवा दिया, उनको मरवा दिया, लेकिन वो ख़त नहीं लिखा ताकि केस ना खुले। वो टाइम बार हो गया, नहीं खुला। अब पाकिस्तान में वो चलता है। नैब आपने अपना रखा हुआ है, सफ़ीर आपने दूसरे मुल्कों में अपने लगाए हुए हैं। कंटेक्टर केस की डॉक्यूमेंट्स एक इंतहाई घिनौना आदमी वो चोरी करता है, एम्बेसडर है आपका इंग्लैंड में, और वो स्विट्ज़रलैंड जाके वो डॉक्यूमेंट सारी चोरी करता है और गायब कर देता है। इस सर किसकी बात है? फिर जो सफ़ीर था उस वक्त हमारा वहाँ। और फिर आप देखिए कि जब केस यहाँ चला तो नैब के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थी। नैब ने फ़ोटो कापियाँ लगाई और जज साहब जो कि खुद ही पीपल्स पार्टी ने लगाए हुए थे, उन्होंने वो फ़ोटो कापियाँ पे वो केस खारिज, उन्होंने कहा जी ये केस ख़त्म, डॉक्यूमेंट ही जेन्युइन है, तो ये हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, ये नहीं चाहिए। वो थे ही नहीं। उसने भी, उसको भी मुल्क से ज़्यादा अपनी वो चीज़ अजीज़ थी, वरना वो ये नहीं कहता कि मैं आपको 1 महीना देता हूँ, 2 महीने देता हूँ, आप डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल तलाश करें। और ये फ़ोटो कॉपी भी तो ओरिजिनल की है ना, ओरिजिनल की है, उसको टेस्ट करवाया जा, उसका फॉरेंसिक करवाया जा सकता है, बिल्कुल भी ओरिजिनल है। लेकिन वो नहीं, इस मुल्क के साथ चूँकि मुखलिस है ही कोई नहीं, तो ये किस्सा आ गया कि एक केस उसका फ़ोटो कॉपियों पर फारिग। 1 महीने बाद नैब दूसरा रेफरेंस दायर करता, उसमें फिर फ़ोटो कॉपियाँ लगाता और वो फिर बरी। और हमें सारे आज सुनाते हैं कि जी क्या हुआ, जरदारी साहब बिल्कुल कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं मिला, नहीं, बड़े ईमानदार, उन्होंने तो कोई करप्शन की नहीं, 11 साल जेल में रहे, आखिर अदालतों ने छोड़ा। साबित भाई क्या ये हुआ? टेक्निकल ग्राउंड्स हैं, ये नहीं साबित करती कि पैसा नहीं खाया तुमने, ये सिर्फ ये साबित करती है कि हम सब अंदर से चोर हैं, हम मिलकर तुम्हें चोरी के ऊपर साथ सपोर्ट कर रहे हैं। ये वो दुख है जिसकी वजह से ये मुल्क तबाह हो गया है। इसमें पैसा नहीं है, और इमरान खान जो रोज़ाना शोर मचाता है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं पकड़ूंगा, मैं समझता हूँ उस शख्स को जितना बाद में हज़ीमत उठानी पड़ेगी, शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, वो शायद और कोई ना इतनी हज़ीमत उठा सके इस मुल्क में जो वो उठाएगा बाद। उसकी वजह ये है कि उसको अंदाज़ा ही नहीं कि ये इन अदारों को अंदर से कितना खोखला कर दिया गया हुआ। जिन्होंने तहकीकात करनी है, जिन्होंने मुकदमा चलाना है, जिन्होंने रेफरेंसेस बनाने हैं, उनके अंदर कुछ नहीं रहा हुआ है। अगर तुमने कुछ हासिल करना था, इमरान खान की ज़िम्मेदारी थी कि सबसे पहले आके तो वो इन अदारों को ओवरहॉल करता है, इनको ठीक करता है। वो पुराना सेटअप, उससे आप नया रिज़ल्ट मांग रहे हैं कैसे? 8 साल से वो केस लेके बैठे हुए हैं, राजा परवेज़ अशरफ का, यूसुफ गिलानी का। क्यों ये मुकदमे 8 साल चलने वाले हैं? क्यों 8 साल? इसी वजह से कि जब ये मुकदमे चलेंगे अंदर से आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कौन ले गया। 3-4 जो हैं वो नैब के चेयरमैन बदल चुके हैं। बिल्डिंग्स जल जाती हैं सर, डॉक्यूमेंट्स तो वो तो जलती हैं जब जलाते हैं, लेकिन जब इतने चेयरमैन, इतने लोग बदल गए, 8 साल केस पड़ा हुआ है, वो डॉक्यूमेंट्स होंगी नहीं वहाँ पर, वो बंदे छूटेंगे। ये क्या होगा इस मुल्क का? क्या होगा फिर सर? मुल्क जिसके अवाम इस कदर बेवकूफ़ हों कि एक आदमी अंदर करप्शन का केस भुगत रहा है, बार आप कह रहे हैं तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, तो उनका क्या हशर यही होना चाहिए उनका। ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि जो जागती कौमें हैं, वो करप्ट आदमी, एक पे इल्ज़ाम लग गया, वो कहते हैं कि जब तक वो अपना इल्ज़ाम साबित नहीं कर लेते, हमारे लिए तुम एक आउटकास्ट हो, निकल जाओ। लोगों ने यूरोपियन कंट्रीज़ में अपने करप्ट लोगों को उठा उठा के कूड़ेदानों में डाला है। यहाँ फूल फेंकते हैं, यहाँ सोने के ताज पहनाते हैं उनको, कराची की सड़कों पे जुलूस निकलता है उनका। ये दुख है, अवाम के अंदर शऊर नहीं है, रोते हैं पीटते हैं, लेकिन फिर आके करते वही कुछ हैं जो आज आपको इस हाल तक लेके आया है। तो ये बहुत बड़ा अलमिया है। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, आज भी सियासतदान ये सारे अपनी चोरी बचाने के चक्कर में, अपने बाप को बचाने के चक्कर में जल्द से जुलूस ये वो नहीं। अगर ये मुल्क के साथ मुखलिस हैं, इनको पार्लियामेंट में बैठ के सिर्फ एक चीज़ की बात करनी चाहिए, और वो क्या है? 95 बिलियन डॉलर का आपका कर्ज़ा था, और इमरान खान आज कह रहा है कि जी हम इस कर्ज़े को उतारने के अहल नहीं थे, हमारी इतनी आमदन नहीं कि हम ये कर्ज़ा उतारें। नतीजा ये है कि इस कर्ज़े को उतारने के लिए मज़ीद कर्ज़ा लेके आपने तकरीबन 9 बिलियन डॉलर या 9.25 बिलियन डॉलर अदा किया है। अब ये 95 बिलियन तो आपसे हो नहीं रहा, क्योंकि आपने
आपकी आमदन नहीं है कि आप ये कर्ज़ा उतार सकें। लेकिन आपने 3 बिलियन पकड़ लिया सऊदी अरेबिया से, 3 बिलियन आपने ले लिया UAE से, 3 बिलियन कतर से आ गया, 9 बिलियन ये बन गया, 4 बिलियन आपने ले लिया चाइना से, ये 13 बन गया, 6 आपने मज़ीद ले लिया इससे IMF से ले लेंगे, ये बन गया 19। अब 95 में आप 19 अगर डाल दें और आपका 115-116 बिलियन डॉलर कर्ज़ा बन गया, ये कैसे उतरेगा? ये वो चीज़ है जो पार्लियामेंट में इन मनूसों को पूछनी चाहिए कि भाई 95 बिलियन 95 बिलियन तो उतारने के हल नहीं थे हम, अब 115-16 बिलियन डॉलर कैसे उतरेगा? इसकी क्या प्लान है? अगर 4-5 साल बाद ये भी छोड़ के इसी तरह चले जाता है और फिर मुल्क में किसी को ये पता ना हो कि अब करना क्या है, फिर तो गया सर, दिवालिया निकल गया। दिवालिया ये वो चीज़ है जिस पे जागना चाहिए इन लोगों को, बजाय इसका ये सवाल करने के कि भाई आपने मज़ीद कर्ज़े ले लिए, हमें ये सुना रहे हैं कि 95 बिलियन ये उतारा नहीं जा सकता, ये मर गए, इसकी वजह से हम लुटे हुए हैं। भाई तेरे पास क्या प्लान है कि तुम आगे 116 बिलियन पे चला गया? कमीशन तो बनाया सर, वो प्लान कमीशन बना है, लेकिन ये सारा कुछ करने के साथ साथ एक प्लान होनी चाहिए थी कि हमने क्या करना है। उस प्लान में कई चीज़ें जो मैं बैठा सोचता हूँ कि ये इनको गौर करना चाहिए या करते होंगे, अगर करते हैं तो कौम के सामने प्लान लेके आएँ। पार्लियामेंट का हक़ है कि वो उनसे पूछे और ये उनके सामने प्लान रखें। पाकिस्तान के इनके जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ हैं, PIA, ये 169 अदारे हैं, इनके सारे के सारे घाटे में हैं। 2.25 ट्रिलियन रुपीज़ आज घाटा है उनका। क्या प्लान है इन अदारों को प्रॉफिटेबल करने का? अगर हल यही है कि आप इनको बेचना शुरू कर दें तो घाटे के अदारे को कोई ख़रीदने वाला मिलेगा, या अगर मिला तो वो औने पौने मिलेगा। सो आप लुट गए। अगर आपका एसेट है 10 अरब रुपए का और अगर उसको 10 अरब के बजाय आपको 1 मिल गया तो आप ये तो कह सकते हैं कि जी अब वो घाटे के पैसे मुझे नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन आप तो लुट गए। ये तो आपका एसेट था, वो आपने आपको 1 अरब में छोड़ना पड़ा इस वजह से कि आपने उसको प्रॉफिटेबल नहीं किया। तो असल प्लान होनी चाहिए कि आप इन अदारों को प्रॉफिटेबल करें और इन्हीं के प्रॉफिट से पैसा लेके पहले जो इनके लॉसेस हैं वो पूरे कराएं। फिर अगर बेचना ही हो तो उसको उसकी असल ओरिजिनल कीमत पे आप बेचें। एक माल कमाने वाले अदारे के आपको पैसे बड़े अच्छे मिलेंगे। कोई प्लान उसकी है? कोई नहीं। हमने तो नहीं देखी कि PIA या दूसरे अदारे जो हैं इनको प्रॉफिटेबल करने के लिए क्या प्लान बनी है। रेलवे कैसे अपने खसारे कम करेंगे? वो जो नया वज़ीर आता है वो आके ऐलान कर देता है कि पिछले 3 महीनों में मैंने इतना खसारा कम कर दिया। भाई इट मस्ट बी अकॉर्डिंग टू ए सर्टन प्लान जो हम रिकॉर्ड करते रहें कि वाकई ये खसारा हमने इतने सालों में पूरा ख़त्म करना है। इसी तरह आपकी बिजली चोरी है, सर्कुलर डेट्स वगैरह हैं, कैसे ख़त्म करेंगे? इन्होंने ये काम किया कि बिजली की कीमत बढ़ाते जा रहे हैं। बिजली की कीमत बढ़ाने से आपकी इंडस्ट्रियल कॉस्ट, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी बढ़ जाएगी, महंगाई। क्या दुनिया में आप बेच सकेंगे अपनी प्रोडक्ट? एक्सपोर्ट क्वालिटी गिर जाएगी। ये तो हल है ही नहीं। IMF आके हमेशा आपको एक आसान हल बता देता है कि जी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें, बिजली की कीमत बढ़ा दें, गैस की बढ़ा दें, क्योंकि उनको पता है कि और कोई चीज़ें नहीं है, इस पर कमा के हमें दे दें, टैक्स बढ़ा दें। लेकिन इन सारी चीज़ों का मईशत के ऊपर एक इतना बुरा असर है कि आपकी आम आदमी की ज़िंदगी ख़राब हो गई, वो सड़कों पर रोना रो रहे हैं। और दूसरी तरफ यह है कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, आपके लोग अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर रहे हैं, अपना बिजनेस बंद कर रहे हैं। वो चीज़ जो है वो रोकने के लिए ज़रूरी है कि उनको इंसेंटिव दिए जाए। और इंसेंटिव यही होते हैं कि आप टैक्स उनको कम लगाते हैं, आप बिजली सस्ती देते हैं, गैस सस्ती देते हैं। उसके लिए चोरी चकारी पकड़ना ज़रूरी है, लाइन लॉसेस पकड़ने ज़रूरी हैं। किधर है वो प्लान? फिर आपकी एक कफायतशारी की ऑस्टेरिटी प्लान होनी चाहिए थी जो पूरे, अगर फ़ौज ये कहती है कि हम अपना पिछले साल का बजट जो है जितना उतना ही हम इस साल भी लेंगे, तो क्या हुकूमत बाकी सारे अदारों को कह नहीं सकती थी कि आप पिछले साल इतने ही बजट लेंगे या उससे इतने % कम करेंगे? क्यों नहीं कम हुआ? कह सकती थी, बिल्कुल। हर एक को कह रहा हूँ कि क्यों नहीं? लोगों को खुद वॉलंटियरली इदारों को करना चाहिए थी। जैसे आपने देखा कि बाकी सारे पुलिस का बजट है, बाकी सारे वो बढ़ गए। जब आप कफायतशारी करते हैं उसकी ओवरऑल और उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, आप अपनी कौम को बताते हैं कि भी हम कम खर्चे में ज़िंदगी गुजारेंगे। उसकी वजह बुनियादी ये है कि ये मुनासिब नहीं है कि कौम कर्ज़ों पे ज़िंदगी गुजारे और वो अय्याशी करती नज़र आए या खुला खर्चा करते नज़र आए। उसका कोई हक़ नहीं है। अगर मेरे घर में इतने पैसे नहीं कि मैं रोटी खा सकूं, खाना खा सकूं,
तो मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं पानी की जगह पे कोका कोला पीता नज़र आऊँ, पानी की जगह पे मैं आपको, और इसी तरह मैं और खाने के लिए मैं सीख कबाब बाहर से बाज़ार से लेके आऊँ। मुझे तो दाल रोटी घर में करनी चाहिए थी। सो ये वो खर्चे थे जो उन्होंने बचाने। तीसरा बहुत बड़ा एक इनका ज़रूरी थी, वो है इनकी प्लान होनी चाहिए थी कि हम बाहर से जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसका बिल कैसे कम करें। आज इस मुल्क में जो कर्ज़ों पे चलता है, केला इंपोर्टेड मिलता है, सेब इंपोर्टेड मिलता है, वो तो इंसान के खाने की चीज़ें, कुत्ते की खुराक जो डॉग फूड है वो पैकेटों में बंद यहाँ मिल रहा है, बाहर का बना हुआ। आइसक्रीम बाहर की मिलती है, चीज़ पनीर हर तरह का बाहर से आया हुआ मंगवाया हुआ यहाँ मिलता है, बिस्किट हर दुनिया के कोने से आए हुए यहाँ मिलते हैं। आपको कॉस्मेटिक्स दुनिया की ये आई हुई परफ्यूम्स और कॉस्मेटिक्स यहाँ मिलती हैं। कपड़े की दुकान पे चले जाएं, तमाम कपड़ा आपको बाहर इटालियन और इधर उधर का मिलता है। क्यों नहीं इसको रोकने की प्लान बनी। $2.5 बिलियन की आप हर साल कारें इंपोर्ट कर रहे हैं। ये बताया था सर पिछले प्रोग्राम में। क्यों नहीं आप कारों की इंपोर्ट कम कर सकते। लोकल इंडस्ट्री बना रही है, वो बनाए, वो जितना भी लोग उसकी ज़्यादा ख़रीदेंगे, उस पर फॉरेन एक्सचेंज तो आपका नहीं जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज आपका जाता है जो नई कारें आप बाहर से मंगवा रहे हैं। टेलीफोन नए आप मंगवाते हैं, टेलीफोन कम किए जा सकते थे उसमें भी। जहाँ आपने इंपोर्ट बिल करना है कम, वहाँ आपको सोच विचार करके एक रिव्यू करना था कि भाई हमारे लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं, लेकिन वो नहीं किया। तो चीज़ ये है कि ये काम है असल पार्लियामेंट का। ये सड़कों पे आके मुझे कोई बताए कि ये सेनेट का चेयरमैन अगर हटा देंगे तो उससे ये आपका कर्जा उतर जाएगा। मसले नहीं ख़त्म हो गया, कर्जा उतर जाएगा। बिल्कुल भी शर्म आनी चाहिए। जिस काम पे ये लगे हुए, ये मुल्क को सिर्फ तबाह करने पे लगे। ये होना ये चाहिए था कि ये सारे पार्लियामेंट में बैठ के ये सर जोड़ के बैठते, क्योंकि ये कोई एक की जिम्मेदारी नहीं, 2-3 हुकूमतें जो तबाह करके इस हाल तक पहुंचा गई हैं। यही और आगे ये रास्ता भी जो इन्होंने पकड़ा है उसमें मुझे कोई बहुत रोशनी नज़र नहीं आती। तो आज सबको सर जोड़ के बैठ के ये मसला हल करना चाहिए था कि भाई ये कर्ज़े उतरेंगे कैसे। इसके लिए हमने सब ने मिल के क्या सेक्रीफाइस करना है, क्या करना है।